डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की 5th यूनिट की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत रक्त की संरचना, रक्त वर्ग, रक्त आधान एवं रक्त आधान में बरती जाने वाली सावधानियों की बात करेंगे। उसके उपरांत यदि हम देखें तो 6th यूनिट में भी ब्लड से ही रिलेटेड है, जिसमें रक्त पीड़ित रक्त से संबंधित सामान्य रोगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्त के जनरल स्टडी के विषय में बात करें तो रक्त का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त निर्माण की क्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। रक्त एक लाल रंग का तरल योजी ऊतक है। रक्त शरीर का 7 से 8% भार भाग बनाता है। यदि हम पुरुष की बात करें तो 5 से 6 लीटर रक्त पुरुष की बॉडी में होता है, जबकि फीमेल की बात करें तो सामान्यतः 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। रक्त की पीएच की बात करें तो इसका पीएच 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। रक्त एक आभासी ऊतक होता है, क्योंकि रक्त की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। रक्त की मैट्रिक्स में तंतु नहीं होते हैं। रक्त की मैट्रिक्स का संश्लेषण और स्रवण रक्त से बाहर लीवर या लसिकाओं द्वारा होता है। यदि हम ब्लड के संगठन या कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो हम ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लिक्विड पार्ट या तरल भाग, और नंबर 2 सॉलिड पार्ट या ठोस भाग। लिक्विड पार्ट में मैट्रिक्स आता है, जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, जो ब्लड का 55% पार्ट होता है, जबकि सॉलिड पार्ट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आती हैं, जो ब्लड कॉप्सल्स कहलाती हैं, जो ब्लड का 45% भाग बनाती हैं। ब्लड से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जो आपको अक्सर जब आप ब्लड टेस्टिंग कराने जाते हैं तो मिलती हैं, जैसे पीसीबी है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम देखिए, हमारा सेलुलर पार्ट होते हैं वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो इन तीनों का अगर वॉल्यूम हम योग देखें तो उसे हम पीसीबी या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। हेमेटोक्राइट वॉल्यूम, हेमेटोक्राइट का मतलब होता है आरबीसी से। आरबीसीज जो टोटल आरबीसीज का वॉल्यूम होता है उसे हम हेमेटोक्राइट वॉल्यूम कहते हैं। ये हमारे सॉलिड मटेरियल का मुख्य वॉल्यूम होता है, क्योंकि ब्लड में 99% आरबीसीज होती हैं और 1% में डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आते हैं। अब हम बात करें प्लाज्मा की, तो जो प्लाज्मा या जो तरल भाग है, तब हम इसके रक्त की हल्के पीले रंग की बात करते हैं। जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन उपस्थित होता है। अगर प्लाज्मा के संगठन की बात करेंगे तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, जबकि 8 से 10% सॉलिड पार्ट उपस्थित होता है। सॉलिड पार्ट्स में 2 टाइप के यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यदि हम इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो अगर टोटल सॉलिड का बात करें तो 0 से 0.9% पार्ट होता है। इसमें यह आयन की फॉर्म में हो सकता है या सॉल्ट की फॉर्म में हो सकता है। आयन की बात करें तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स
और फॉस्फेटाइन उपस्थित होते हैं। वहीं यदि हम सॉल्ट की बात करते हैं तो NaCl, KCl, NaHCO3, KHCO3, NaCl आदि पाए जाते हैं। NaCl शरीर का सामान्य लवण भी कहलाता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन उपस्थित होती है। प्लाज्मा के प्रति 100 ml जल में 0.29% O2, 0.5 ml N2 तथा 5 ml CO2 घुलित अवस्था में होती है। दूसरा, हम इसके ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो यह 7 से 9% हो सकता है, जिसके अंतर्गत पहले अगर बात करें तो प्रोटीन की बात करते हैं, जिसकी मात्रा 6 से 7% हो सकती है, जिसे हम प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर पहले बात करें तो एल्बुमिन की बात करेंगे। एल्बुमिन का जो परसेंट होता है वो 4% होता है, जिसका संश्लेषण लीवर में होता है। यह सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन भी कहलाती है। यह ब्लड का कोलाइडी परासरणी दाब बनाए रखती है। जो ब्लड का परासरणी दाब होता है वो 28 से 32 mmHg होता है। यदि दूसरे टाइप की प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं, जिसकी क्वांटिटी 2 से 2.5% तक हो सकती है। अतः रक्त में एल्बुमिन व ग्लोबुलिन का जो अनुपात होता है 2:1 में होता है। इसका संश्लेषण और श्रवण यकृत व लसिकाओं द्वारा होता है। ये शरीर में रसायनों का परिवहन करने के साथ जीवाणु, वायरस और उनके द्वारा स्रवित विष पदार्थों को नष्ट करने में हेल्प करती हैं। रक्त में 3 प्रकार के ग्लोबुलिन्स होते हैं। अल्फा ग्लोबुलिन्स संश्लेषण यकृत में होता है। सेरुलोप्लाज्मिन ये कॉपर का परिवहन करती हैं। दूसरा, बीटा ग्लोबुलिन संश्लेषण यकृत में ही होता है। इसका यह ट्रांसफेरिन या Fe का परिवहन करती हैं। तीसरी, अगर हम बात करें तो गामा ग्लोबुलिन की बात करते हैं। इसका संश्लेषण लसिकांगों में होता है। ये रोगाणुओं को और उनके द्वारा स्रवित विष पदार्थों को नष्ट करते हैं। अतः ये एंटीबॉडी का कार्य करते हैं। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। IgG या गामा इम्यूनो, जिसका क्वांटिटी 75% होती है नेट ग्लोबुलिन प्रोटीन की या इम्यूनोग्लोबिन्स की। इसका अणुभार 1,46,000 यूनिट होता है। सबसे छोटी और हल्की एंटीबॉडी है। यह एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है। अतः गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा शिशु को यही एंटीबॉडी प्रदान की जाती है। दूसरी एंटीबॉडी की बात करें तो IgA या अल्फा इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करते हैं। इसका जो कंटेंट होता है वो 10 से 15% होता है। इसका जो अणुभार है 1,70,000 U होता है। इसे स्रावी प्रतिरक्षी भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथियों के स्रावों में पाई जाती है, जैसे मिल्क और सलाइवा एक्सेट्रा।
अतः प्रसव के बाद माता द्वारा शिशु को यही एंटीबॉडी प्रदान की जाती है। कोलोस्ट्रम की बात करते हैं। प्रसव के ठीक बाद स्रावित दूध को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें सर्वाधिक IgA होती है। तीसरे प्रकार की अगर हम इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो IgM या म्यू इम्यूनो की बात करते हैं, जिसका जो 5 से 10% अणुभार होती है, जिसका अणुभार 9,60,000 यूनिट के समथिंग होता है। ये सबसे बड़ी और सबसे भारी एंटीबॉडी होती है। इसका संश्लेषण और श्रवण रोगाणुओं के संक्रमण पर सर्वप्रथम किया जाता है। अगर हम फोर्थ टाइप IgD की बात करें या डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन की बात करें, ये इसका 1 से 3% पार्ट होता है। इसका अणुभार 1,84,000 यूनिट होता है। सरफेस या सतही प्रतिरक्षी भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये बीटा लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। और फिफ्थ प्रकार की बात करें तो IgE होता है। इसका परसेंट बहुत कम होता है, जो 0.005% के लगभग होती है। इसका अणुभार 1,88,000 के लगभग होता है। इसे एलर्जिक एंटीबॉडी भी कहते हैं, क्योंकि यह एलर्जी के दौरान उत्पन्न होती है। इसमें अगर हम बात करें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की, जो तीसरा प्रोटीन है, जिसकी जो क्वांटिटी है 0.03% के लगभग होती है। और चौथे प्रकार के प्रोटीन की बात करते हैं तो फाइब्रोनेजिन प्रोटीन होती है। ये भी लगभग 0.3% होती है। संश्लेषण व श्रवण यकृत द्वारा ही होता है। ये सबसे बड़े प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। दूसरे अगर हम सॉलिड पदार्थ की बात करते हैं तो पचित पोषक यानी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, विटामिन्स होती हैं। ब्लड में ग्लूकोज लेवल की बात करते हैं तो 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है नॉर्मल स्थिति में। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml हो सकता है। अगर हम तीसरे टाइप के सॉलिड की बात करते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसे अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, इसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटीन होता है और क्रेटिनिन पाया जाता है। ब्लड में अगर यूरिया के लेवल की बात करते हैं तो ये 17 यानी 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml के लगभग होता है। यदि रक्त में यूरिया का स्तर 40 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक हो जाता है, इसे हम यूरीमिया की अवस्था कह देते हैं, जिसमें RBC की आकृति विकृत हो जाती है। इन्हें बर सेल्स या बर बॉडी भी कह देते हैं, जिन्हें स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाता है। अतः यूरीमिया एक प्रकार का एनीमिया ही होता है, क्योंकि इसमें RBCs की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की संख्या घटती जाती है। अगर हम फोर्थ बात करें तो एंटीकोगुलेंट हेपेरिन की बात करेंगे। यह एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है जो वाहिनियों में
रक्त स्कंदन को रोकता है। पाँचवीं बात करें, डिफेंस कंपाउंड्स की बात करें, सुरक्षात्मक पदार्थों की बात करें तो लाइसोजाइम की बात करते हैं। यह एक प्रोटीन एंजाइम है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को घोलकर उन्हें किल कर देता है। सेकंड बात करें तो प्रोपारडाइन्स की बात करते हैं। ये बड़े प्रोटीन अणु होते हैं जो जीवाणुओं तथा वायरस द्वारा स्रावित विष पदार्थों को नष्ट करते हैं, अतः एंटीटॉक्सिन्स का कार्य करते हैं। इन्हें हम एंटीटॉक्सिन्स भी कहते हैं। यदि हम ब्लड में उपस्थित हार्मोन्स की बात करते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स का परिवहन भी प्लाज्मा द्वारा ही किया जाता है। तो ये हम ब्लड के सॉलिड पार्ट्स की बात कर रहे थे। अब हम वन बाय वन अगर हम रक्त कणिकाओं की बात करें तो सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएँ यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की या लाल रुधिराणुओं की या एरिथ्रोसाइट्स की बात कर सकते हैं। एरिथ्रोसाइट की बात करें तो स्तनियों में उभयतल यानी वाई कॉनकेव यानी वृत्ताकार लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। वृत्ताकार यानी सर्कुलर व केंद्रक रहित होती हैं। आरबीसी में उत्पत्ति के समय केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन ये परिपक्वन के दौरान विलुप्त हो जाता है, अतः परिपक्व आरबीसी केंद्रक रहित होती है। आरबीसी के केंद्रक की अनुपस्थिति और उभयावतल स्वरूप के कारण तली का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे आरबीसी में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। अपवाद स्वरूप अगर हम बात करते हैं तो ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी बाइकॉन्वेक्स, ओवल शेप और केंद्रक युक्त यानी न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी में ईआर भी अनुपस्थित होता है। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अनुपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अनुपस्थिति में आरबीसी का अंतःकंकाल संरचनात्मक प्रोटीन व वसा कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, जो आरबीसी में जाल के रूप में भरा होता है। इसे स्ट्रोमेटिन कहते हैं। यह स्पंजी होता है। आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली अत्यंत लचीली होती है, जिसे डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कुछ विशेष आयंस जैसे क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन के लिए पारगम्य और Na+ आयन K+ आयन के लिए अपारगम्य होती है। इसे डोनेंस घटना भी कहा जाता है। स्पॉन्जी अंतःकंकाल और लचीली प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही आरबीसी अपने से 7.5 म्यू कम व्यास की और 5 म्यू रक्त कोशिकाओं से भी आसानी से गुजर जाती हैं। रक्त कोशिकाओं से भी आसानी से गुजर जाती हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी भी अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में आरबीसी में केवल अवायवीय श्वसन होता है, अतः आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। आरबीसी में महत्वपूर्ण एंजाइम
कार्बनिक एनहाइड्रेस उपस्थित होता है। यह एंजाइम CO2 के परिवहन के दौरान कार्बनिक एसिड के निर्माण और बाद में उसके वियोजन की दर को 5-4 गुना बढ़ा देता है। रक्त समूह की एंटीजन RBC की सतह पर पाई जाती हैं। RH एंटीजन, जिसे आप RH फैक्टर भी कहते हैं, ये भी RBC की सतह पर ही उपस्थित होता है। एकल RBC का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन RBC के समूह का रंग लाल होता है। RBC में लाल रंग का श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्रत्येक RBC में हीमोग्लोबिन के 26.5 करोड़ अणु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अणु का अणुभार 76,200 यूनिट होता है। RBC के संगठन में 60% जल और 40% ठोस भाग होता है। केवल हीमोग्लोबिन RBC के संपूर्ण भार का 36% और ठोस भाग का 90% भाग बनाती है। हीमोग्लोबिन की संरचना 2 घटकों से मिलकर बनी होती है। 5% हीम और 95% ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो इस वीडियो में हम इतना कवर करेंगे। आगे का वीडियो में हम हीम के विषय में पढ़ेंगे और ग्लोबुलिन प्रोटीन के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्लड ग्रुप के विषय में पढ़ेंगे, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और किस ब्लड का आधान किया जा सकता है, इस विषय में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।